देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन। बोर्ड पे ध्यान से देखते रहो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है कि नहीं है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है कि नहीं है? कि नहीं है? कॉपी बंद कर लो सब लोग, 5 मिनट में ही बोलता रहूंगा, बस ध्यान से सुनते चलो। नेक्स्ट मैं पूछना चाहता हूं log x प्लस log y टू द बेस z इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है कि नहीं? ये भी इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोला जाएगा? एल्जेब्रिक इक्वेशन, क्योंकि सिर्फ इसमें वेरिएबल है और कुछ नहीं है। बात आया समझ? इसको क्या बोला जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री है। इसको क्या बोला जाएगा? लॉगरिथमिक इक्वेशन, क्योंकि लॉग है इसके अंदर। तो वैसे ही अगर किसी इक्वेशन में कभी भूल से भी dx dy dy dx d2y बाई dx स्क्वायर, इन सब टाइप का कोई भी चीज अगर गलती से भी दिखाई पड़ जाए किसी भी इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन को अपन कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे किसी इक्वेशन में अगर सिर्फ वेरिएबल होता है तो उस इक्वेशन को अपन कहते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। किसी में वेरिएबल के साथ में ट्रिग्नोमेट्री होता है तो वो कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। किसी में वेरिएबल के साथ अगर लॉग होता है तो वो कहलाता है लॉगरिथमिक इक्वेशन। वैसे ही अगर कोई भी इक्वेशन है आपके पास जिसमें आपको dx या dy या dy dx या d2y बाई dx स्क्वायर, ये इनके खानदान से कोई भी, d के साथ में कुछ भी वेरिएबल dz भी दिख सकता है, वैसा कोई भी डिफरेंशियल रिलेटेड चीज या डेरिवेटिव रिलेटेड चीज अगर आपको दिखाई पड़ेगा किसी भी इक्वेशन में, उस इक्वेशन को अपन कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। यही डिफरेंशियल इक्वेशन का मूल परिभाषा है, बेसिक डेफिनेशन। क्लियर है? नेक्स्ट सोचो, डिफरेंशियल इक्वेशन तो कह लिए, अब डिफरेंशियल इक्वेशन कहने के बाद में 2-3 चीज आता है। जैसे नॉर्मल जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है आपका, उसका आप कहते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कुछ कहते थे आप लोग। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता था? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये वाले पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? एक्स क्यूब प्लस रूट वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3 होगा इसका डिग्री। गलत, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल बनने का क्राइटेरिया क्या था? कि जितना भी वेरिएबल है उनमें से किसी का भी पावर क्या नहीं होना चाहिए? फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर वैसा कोई इक्वेशन हुआ तब तो वो बनेगा पॉलिनोमियल, एंड फिर आएगा डिग्री का डेफिनेशन। लेकिन ये बेचारा तो पॉलिनोमियल ही नहीं बन पा रहा, भावनाओं में बह गए आप लोग की डिग्री 3 बता दिया। बट चलो कोई बात नहीं, समझ में आया आप लोगों को बात। वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन से जुड़ा हुआ 2 शब्द होता है, एक होता है ऑर्डर और दूसरा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री। ठीक है, फिर से शुरू से थोड़ा सा बता देता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एनी इक्वेशन कंटेनिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिराइवेटिव टर्म, dx हो, dy हो, dy dx हो, d2y बाई dx स्क्वायर हो, एनीथिंग। इससे अपन एक बात और कह सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव के चैप्टर में जितना भी प्रूव दैट किया, जो रिजल्ट हुआ करता था वो अपने आप में क्या हुआ करता था? डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि सारे में डिराइवेटिव का टर्म होता था। डिफरेंशिएशन के टाइम पे जो प्रूव दैट हम लोग करते थे, जितना भी प्रूव दैट का एक्सप्रेशन था, वो सारा का सारा अपने आप में क्या था? डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि उन इक्वेशंस में डिराइवेटिव होता है। बात आया समझ? ये तो हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन कि वो क्या होता है। फिर इससे जुड़ा हुआ 2 खास बात। पहला खास बात है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा खास बात है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिराइवेटिव प्रेजेंट इन योर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं उसमें डिराइवेटिव का खूब सारा टर्म होगा, उन सारे टर्म्स में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव मौजूद होगा वही कहलाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। ऑर्डर को लेके कोई मारामारी नहीं है, ऑर्डर हमेशा होता ही होता है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर होगा ही होगा, और ऑर्डर का मतलब ही यही है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिराइवेटिव टर्म प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन डिग्री को लेके बड़ा समस्या है। डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं होता है। बात आया समझ? पहले आप समझें कि डिग्री कब होगा। डिग्री तब होगा जब आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जितना भी डिराइवेटिव वाला टर्म है उनके पास में 3 प्रॉपर्टी होना चाहिए। फर्स्ट, दे शुड नॉट हैव एनी फ्रैक्शनल पावर, जैसे यहां फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए था पावर। सेकेंड, दे शुड नॉट हैव एनी नेगेटिव पावर, एंड थर्ड, दे शुड नॉट बी प्रेजेंट इनसाइड एनी फंडामेंटल फंक्शन। मतलब ऐसा है कि अगर dy dx को होना है तो अकेला dy dx होना चाहिए, ऐसा नहीं कि साइन dy dx लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? dy dx किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, log dy dx नहीं चाहिए अपने को खाली dy dx चाहिए।
अपने को cos dy dx दिखाएगा तो काम नहीं चलेगा, ओनली dy dx होना चाहिए। तो 3 रेस्ट्रिक्शन जिसके बाद डिग्री डिफाइंड होगा, फिर से ध्यान से सुन लो, कोई भी डिराइवेटिव वाले टर्म का पावर क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तीसरा वो खुद किसी के अंदर फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, वो एकदम बाहर खुल्लम खुल्ला रहना चाहिए उसको। अगर ऐसा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, उस सिचुएशन में अपन कहेंगे जो हाईएस्ट ऑर्डर के डिराइवेटिव वाला टर्म था ना, उसी टर्म का पावर हमारे लिए बन जाएगा डिग्री। बात आया समझ? एग्जाम्पल लेते हैं एक दो तो उससे क्लियर होगा। देखो यहाँ पे dy dx प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d3y बाई डी एक्स क्यूब, और ऐसा करो कि इसके पावर पे 100 दे दो, इज इक्वल टू से y प्लस एक्स लिखा हुआ। ये पहले सोचो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। क्यों है ये डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि डेरिवेटिव का टर्म है इसके अंदर में, इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देख के बताओ कि इसका ऑर्डर कितना है। ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 है। ऑर्डर क्यों 3 है? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर का है, इसीलिए ऑर्डर 3 है। व्हाट इज द डिग्री? पहले सोचो डिग्री हो सकता है कि नहीं हो सकता है? डिग्री हो सकता है, क्योंकि कोई भी डिफरेंशियल वाला जो पार्ट है अपना, वो कभी भी फ्रैक्शनल पावर के साथ नहीं है, वो कभी भी नेगेटिव पावर के साथ नहीं है, और वो किसी भी फंडामेंटल फंक्शन के अंदर भी नहीं घुसा हुआ है, सारा का सारा बाहर आराम से पड़ा हुआ है। अब इस सिचुएशन में डिग्री का डेफिनेशन क्या था कि हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म का पावर। 100 को देख के बहकना मत, क्योंकि 100 जो है वो dy dx पे है, लेकिन हमारी सिचुएशन में ऑर्डर कौन दे रहा है हमको? ऑर्डर ये दे रहा है। तो अगर डिग्री होगा तो डिग्री भी यही देगा, डिग्री कोई और नहीं दे सकता। जो ऑर्डर देगा वही आदमी डिग्री देगा, इफ डिग्री एग्जिस्ट। और कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा होगा जहां डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बात आया समझ? क्वेश्चंस कराएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। समझ में आया यहां तक? अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कि ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पे रूट, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस dy dx होल टू द पावर 3/2। ट्राई टू थिंक, इज इट अ डिफरेंशियल इक्वेशन? यस और नो? यस, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। जैसे ही डेरिवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट इज ऑर्डर कैन बी डिफाइंड हियर। यस, अरे ऑर्डर क्यों नहीं हो सकता है? ऑर्डर तो हो ही सकता है, ऑर्डर हर जगह होता है। ऑर्डर को लेके समस्या नहीं है, उसको लेके कोई मारामारी नहीं। ऑर्डर कितना होगा इसका? 2। डिग्री होगा कि नहीं होगा? देखो ऐसा है कि डिग्री पहले बार में ना दिखाई पड़े तो ऐसा नहीं कि हाथ उठा देंगे, नहीं तुम्हारी डिग्री तो हो ही नहीं सकता। कोशिश करेंगे अगर डिग्री ठीक कर पाए हम लोग। देखो डिग्री क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि समस्या है, तो हम कोशिश करेंगे कि समस्या का समाधान निकले। अगर समस्या का समाधान निकल गया हमारे हेतु, तो हम कहेंगे कि ठीक है समाधान पहले निकाल लो, और फिर जो सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंगली डिग्री बोल देंगे। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा भी होगा कि चाह के भी आप समाधान निकाल ही नहीं पाओगे। मैं दिखाऊंगा आपको वैसा सिचुएशन भी, वहां पे हार थक के बोलना पड़ेगा कि डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ऐसा नहीं कि एक नजर में डिग्री अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले नजर में छोड़ दो कि नहीं डिग्री हो गई, वैसा नहीं करेंगे हम लोग। अब बताओ कि पहले नजर में डिग्री बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, तो मेहनत करना होगा। फिर क्या मेहनत करोगे? यहाँ पे SBS का मेहनत कर सकते हो। यदि SBS का मेहनत करोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? y2, ओनली y2, और वहां से क्या निकलेगा? 1 प्लस y1 होल टू द पावर 3। अब जो पहले समस्या हो रहा था क्या वो हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ऑर्डर तो पहले भी था, ऑर्डर अभी भी है। अब डिग्री क्या होगा ये बताओ? 1 की 3। 1 क्यों बोल रहे हो? अगर डिग्री होना है तो जो ऑर्डर देगा वही डिग्री देगा। डिग्री कभी y1 दे ही नहीं सकता हमको। क्लियर हुआ कि क्लियर नहीं हुआ? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो कंसेप्ट क्लियर है? व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? एनी इक्वेशन दैट कंटेन्स any term of the type dx, dy, dy dx, d2y by dx square or anything like that will be called differential equation. What is the order of differential equation? Highest order derivative present in the differential equation will be called order of the differential equation. What is the degree of the differential equation? The highest power, नहीं power, ये सिर्फ power ही कहो, highest word छोड़ो. The power of the highest order term in the differential equation will be called degree if। अब वहां 3 बात है। फिर पहला, no derivative term is having fractional power, no derivative term is having negative power and none of the derivative term is present inside any fundamental function। समझ में आया पूरा का पूरा? क्लियर है 100%? ये 3 बात लिख लो। नए पेज पे हेडिंग लगाओ अब डिफरेंशियल इक्वेशन।
लिखो, पहले लिखो डेफिनेशन। डेफिनेशन में लिखो एनी इक्वेशन having x, y and derivative of y with respect to x, that is dx, dy, dy dx, d2y by dx square, dot dot dot, will be called differential equation, next लिखो order of differential equation, इसमें लिखो it is defined as the order of highest order derivative, it is defined as the order of the highest order derivative term present in the differential equation, full stop. Next लिखो degree of the differential equation, इसमें लिखो it is defined as the power of the highest order derivative term, present in the differential equation, if all the terms containing derivative, are नीचे लिखो रोमन वन free from fractional power, Roman 2 free from negative power, Roman 3 are not present inside any function, full stop. नीचे लिखो क्वेश्चन, find the order and degree of the following differential equation if exists. लिखो इसमें नंबर वन बोर्ड पर देख के लिखो x dy dx प्लस y बाई dy dx इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे इसको जिस फॉर्म में होना चाहिए था ये उस फॉर्म में है कि नहीं है। कौन गड़बड़ कर रहा है? y बाई dy dx वाला टर्म। क्या इसको ठीक किया जा सकता है? कैसे? एलसीएम ले लो आगे, एलसीएम क्या होगा सोचो, x इंटू dy dx का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y, ऐसा सोचो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है dy dx, क्या ये ढंग के फॉर्म में है? अब यहां से ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 1 और डिग्री कितना हो जाएगा 2 की 1। देखो जब सेम ऑर्डर का दो टर्म हो और वही आपका ऑर्डर गिविंग इक्वेशन है तो जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को डिग्री डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, लिखो इसके नीचे ऑर्डर 1 डिग्री 2। पहले ठीक कर लो,
उसके बाद में ऑर्डर 1 डिग्री 2, अब ना मैं 5-6 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग ये करके सबका ऑर्डर डिग्री निकालने का ट्राई करिए। दो मिनट लो आप लोग, सबको सॉल्व करो फटाफट। देखो पहले वाले का बताओ तो ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर 2 और डिग्री 1। इसमें कुछ ठीक करना पड़ा क्या आप लोगों को? सब कुछ ठीक ही था। ये वाले में SBS करना पड़ेगा, ऑर्डर डिग्री 2। इसमें देखो, इसमें कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, लेकिन मैं बताता हूं कि देखो दिक्कत उस बात से है कि डिराइवेटिव वाले टर्म का खुद का पावर अगर फ्रैक्शन हो तब समस्या है, लेकिन यहाँ पे तो फ्रैक्शन मतलब क्या है कि वो कोफिशिएंट में पड़ा हुआ है, लेकिन अपना जो dy dx का टर्म है उसका पावर तो आज 1 ही है यहाँ पे, और 1 एकदम एक्सेप्टेबल पावर है, इसीलिए इसमें कुछ करना नहीं था। इसका ऑर्डर 1 डिग्री भी 1। नेक्स्ट ये वाला बताओ, ऑर्डर 2 डिग्री 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा एक बार। ये वाले का ऑर्डर 1 डिग्री होगा, इसका कैसे होगा? साइन इनवर्स को इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा dy dx इक्वल टू साइन ऑफ 1 प्लस एक्स, उस हिसाब से ऑर्डर 1 और डिग्री 1। अच्छा ये वाले का 7 नंबर, ऑर्डर तो 1 डिग्री कैसे? लॉग ले लो दोनों साइड, या फिर लॉग के फंडामेंटल डेफिनेशन को अगर याद करते हो तो यहां से अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, dy dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। उम्मीद है कि समझ में आया आप लोग को। ठीक कर लो इसको। इसका ऑर्डर 1 डिग्री 1। 8 नंबर, ऑर्डर 2 डिग्री अनडिफाइंड। डिग्री अनडिफाइंड क्यों होगा? कितना भी कोशिश कर लो ठीक कर नहीं पाओगे, कभी ये साइन इनवर्स में फंसा रहेगा और कभी ये साइन में फंस जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर 2 डिग्री अनडिफाइंड लिखो और इसको स्टार मार्क कर लो, ऐसा क्वेश्चन खास है। ऑर्डर 2 डिग्री अनडिफाइंड। लास्ट वाला, लास्ट में देखो ऐसे बैकआउट क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। पहले px को इस साइड ले आओ तो y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड ये आपको दे देगा वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस
2pxy इज इक्वल टू a स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस खत्म। इसके अंदर p के जगह पे dy dx इमेजिन कर लो, तो ऑर्डर आपके यहाँ पे रहेगा 1 और डिग्री आपके हो जाएगा 2, क्योंकि dy dx का हाईएस्ट पावर 2 आएगा। ऑर्डर 1 डिग्री 2। देखो यहां तक समझ में आया हर चीज आप लोग को? वेरी गुड। अब नया हेडिंग लगाओ। बोलूं? लिखो हेडिंग, आर्बिटरी कांस्टेंट एंड फिक्स कांस्टेंट। आर्बिटरी कांस्टेंट एंड फिक्स कांस्टेंट, ये नया हेडिंग है आप लोग का। आर्बिटरी कांस्टेंट एंड फिक्स कांस्टेंट। सब लोग हाथ से पेन छोड़ो फिर से। देखो मैं अगर आपसे पूछूं कि टेल मी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो आप हमसे क्या बोलेंगे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो भी कह सकते हैं। मैं यदि पूछूं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू आर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर मैं ऐसा कहूं कि नहीं नहीं ये गलत है, तो कुछ अपोज करोगे आप लोग? देखो मैंने आपसे कहा इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल में मैंने आपके लिए सेंटर स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने आपके लिए रेडियस स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन आपने जो हमको इक्वेशन बताया उसमें तो सेंटर स्पेसिफाइड है। उसमें सेंटर आप क्या सोच के बोल रहे थे? 0 0। तो वो आपका इक्वेशन करेक्ट था कि करेक्ट नहीं था? करेक्ट नहीं था। जब मैं कह रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आपको बोलना चाहिए x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग? अब देखो जब अपन इक्वेशन लिखते हैं, जैसे सपोज करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अब आई नो कि m को यहाँ पे कांस्टेंट बनना है, c को भी यहाँ पे कांस्टेंट बनना है, लेकिन उसका एग्जैक्टली कितना वैल्यू लेना है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन देने वाला हमको सिर्फ ये बोल रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। बात समझ में आ रहा है? तो इक्वेशन के अंदर में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपको ये तो मालूम है कि ये कांस्टेंट बनेगा, लेकिन ये क्या बनेगा उसको लेके आपके माइंड में डिलेमा है। वैसे कांस्टेंट्स को कहा जाता है आर्बिटरी कांस्टेंट। लाइक जब मैं आपसे बोला कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते समय y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करेक्ट है एकदम। अब यहाँ पे लेकिन ये बात तो फिक्स है कि x और y वेरिएबल है, लेकिन m और c क्या है? कांस्टेंट। लेकिन उन कांस्टेंट्स का वैल्यू कितना लेना है वो ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? आर्बिटरी कांस्टेंट। अब आर्बिटरी कांस्टेंट से जुड़ा हुआ जो इक्वेशन होता है उसका एक नाम और होता है। जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर m और c को अपन स्पेसिफाई नहीं करें, तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि ये एक सिंगल इक्वेशन इस बोर्ड पे बनाए जाने वाला हर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ m एंड c? जब तक मैं m और c को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं तब तक वो एक इक्वेशन हर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। y और c बदलते रहो, नया नया इक्वेशन मिलते रहेगा। बात आया समझ? इसीलिए आर्बिटरी कांस्टेंट्स को इन्वॉल्व करके जो इक्वेशंस लिखा जाता है उसको कई बार फैमिली ऑफ कर्व्स भी बोलते हैं। फैमिली ऑफ कर्व्स इसलिए क्योंकि वो पूरे स्ट्रेट लाइन के फैमिली को एक साथ इकट्ठा एक ही जगह रिप्रेजेंट कर पा रहा है। बात आया समझ? जैसे मैं बोलूं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आप क्या कहेंगे कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब अगर मैं ए बी और आर को स्पेसिफाई ना करूं आपके लिए, तो उस केस में क्या होगा कि ये सिंगल इक्वेशन इस बोर्ड पे बनने वाला हर सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकता है। अलग अलग ए बी आर चुनते रहो, नया नया सर्कल आपको मिलते रहेगा। इसीलिए इस इक्वेशन को अपन एक बात और कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट फैमिली ऑफ सर्कल्स दैट कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन। बात आया समझ? अब इसके बाद में कुछ कुछ ऐसा भी हो सकता है, देखो कि जैसे लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इस केस में क्या होगा? क्या इक्वेशन बोलोगे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 0। अब जैसे मैंने कहा कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, आपने कहा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 0, बना दिया c को 0 आपने। तो जिसको आपने 0 बना दिया बिकॉज क्वेश्चन में कोई एक हिंट आपको मिला हुआ था, उस हिंट के बेसिस पे आपने c को बनाया 0। तो ऐसे कॉन्स्टेंट्स जिसका वैल्यू का कोई ना कोई हिंट सवाल में ड्रॉप किया हुआ रहता है, उन कॉन्स्टेंट्स को अपन कहते हैं फिक्स कॉन्स्टेंट, कि वो कॉन्स्टेंट तो है और वैल्यू भी अपन जानते हैं। क्लियर है? मैं बोलूं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, नहीं सेंटर, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ऑटोमेटिकली आपने ए और बी को क्या बना दिया? 0 0।
मैं कहूं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर एट 2,3 x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहां देखो इसमें भी 2, 3, r तीनों कांस्टेंट, लेकिन 2, 3 को साफ साफ आप पहचानते हैं कि वो क्या है, r को आप पहचानते नहीं है। तो जिसको आप पहचानते हैं वो होगा फिक्स कांस्टेंट, और जिसको आप नहीं पहचानते हैं वो होगा आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर हुआ आप लोग? तभी मैं कहूं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस r, तो इक्वेशन क्या बताओगे? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहाँ पे लेकिन r को फिक्स मानोगे कि कोई आर्बिट्री मानोगे? सवाल में जिसका किसी का भी कुछ भी बताया हुआ है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा आपके लिए फिक्स, और जिसका कुछ नहीं बताया हुआ है फिर भी हम जानते हैं कि वो कांस्टेंट है, उसको अपन क्या बोलेंगे? आर्बिट्री। बात आया समझ? अब नेक्स्ट एक बात और होता है कि जब कभी भी मैं आपसे मानो कि कहूँ, मैं बोलूँगी ठीक है काम करो, फैमिली ऑफ लाइन का एक इक्वेशन बताओ, फैमिली ऑफ लाइन का। अब आप मेरे से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि सर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, और मैं कहूँगा कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी एक इक्वेशन है। y इक्वल टू mx प्लस सी वाले सिचुएशन में दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है m और c, और ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाले सिचुएशन में मन में ऐसा लगता है कि 3 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। बात आया समझ? अब आर्बिट्री कॉन्स्टेंट में भी क्या होता है कि कुछ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होता है और कुछ इंटर रिलेटेड आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी वाले इक्वेशन को यदि मैं पूरे इक्वेशन को कैपिटल A से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? x प्लस बी बाई ए वाई प्लस सी बाई ए। तो जहां आपको 3 दिखाई दे रहा था अल्टीमेटली डिवीजन के अंदर एग्जैक्टली कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। बात आया समझ? तो कुछ कुछ इक्वेशंस क्या होता है कि थोड़ा सा डिलेमा वाला होता है कि देखने में आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ यार अपने पास में 3 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इसमें अवेलेबल है, लेकिन एक्चुअल में एक आध कॉन्स्टेंट आपस में इंटर रिलेटेड होता है। इसीलिए जब कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि इस फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन बताइए, आप हमेशा कोशिश करिएगा कि ऐसा इक्वेशन चुने जिससे जनरलाइजेशन हर्ट नहीं हो, मतलब आपको कुछ भी स्पेसिफिक नहीं करना है। जैसे मैंने जैसे ही पूछा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपने बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वो गलत था क्योंकि इससे जनरलाइजेशन हर्ट हो गया, आपने सेंटर को खुद से चुन लिया, वो नहीं करना है आपको। तो जनरलाइजेशन को मेंटेन करना है आपको, साथ में कोशिश करना कि मिनिमम नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट रहे। तो जब मैं लाइन पूछूंगा तो आप लोग हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। लॉजिक समझ में आया? क्योंकि जहां आप ज्यादा आर्बिट्री कांस्टेंट देख के बता रहे हैं, चांसेस है कि वो आर्बिट्री कांस्टेंट्स आपस में इंटर रिलेटेड होगा, और थोड़ा सा इक्वेशन को छेड़ने के बाद में वहां पे उतना आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आके उससे कम आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। तो आप शुरू में ही कोशिश करें कि जनरलाइजेशन को मेंटेन करते हुए जितना मिनिमम आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ में इक्वेशन बता सकते हैं उतना मिनिमम के साथ में इक्वेशन बताया जाए। क्लियर हुआ ये वाला बात? लिख लो इस चीज को, लिखो आर्बिट्री कांस्टेंट एंड फिक्स कांस्टेंट। लिखो द कांस्टेंट्स whose values are known are called fixed constants, are called fixed constants, and the constants whose values are not known are called arbitrary constants, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन of any standard family of curves, अंडरलाइन करो इसको, मेरे तरफ देखो। डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी फैमिली ऑफ कर्व का फॉर्म करने के लिए एकदम स्ट्रिक्ट दिया हुआ एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत आपको काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे पूछा जाए उससे रिलेटेड एक एल्जेब्रिक इक्वेशन चूज करो। चूज करते समय ख्याल रखना कि जनरलाइजेशन हर्ट नहीं होना चाहिए और मिनिमम नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट रहना चाहिए। सेकेंड स्टेप है कि जितना आपको नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट दिखाई दे रहा है उतने बार आप अपने एल्जेब्रिक इक्वेशन को बारंबार डिफरेंशिएट करते जाओ। मान लो कि मैं अगर आपसे कहूं कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन
ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो आप स्टार्ट ऐसे करेंगे कि पहले इक्वेशन क्या चूज करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी, उसको ध्यान से देखेंगे, पकड़ेंगे कि उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट कितना है, 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है, मतलब आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है। कहीं पे अगर 3 आर्बिटरी कांस्टेंट हो तो कितने बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है, 3 बार। बात आया समझ? कहीं पे अगर n आर्बिटरी कांस्टेंट हुआ तो कितने बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है, n बार। अब मैं पूछता हूं कि n बार डिफरेंशिएट कर लेने के बाद एट द एंड आपके हाथ कितना इक्वेशन रहेगा, n इक्वेशन रहेगा, n-1 इक्वेशन रहेगा, n+1 इक्वेशन रहेगा। सुनो मैं बताता हूं, मान लो कि लाइन का केस लेते हैं। लाइन के केस में क्या, y इक्वल टू mx प्लस सी, कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है यहाँ पे, 2। डिफरेंशिएट कितने बार कर पाएंगे, 2 बार। 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद में 2 तो आपके पास में डिफरेंशिएटेड इक्वेशन रहेगा और एक मेन इक्वेशन भी था। तो हर हमेशा जब n आर्बिट्री कांस्टेंट होगा तो आप डिफरेंशिएट करेंगे n बार और इक्वेशन आपको मिलेगा n+1, ये मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए प्रोसीजर फिर से सुन लो। पहला स्टेप है कि चूज अ इक्वेशन विदाउट हर्टिंग जनरलाइजेशन एंड हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, कितना है उसके अंदर, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट है एग्जैक्टली उतने बार डिफरेंशिएट करो। अगर n आर्बिट्री कांस्टेंट था तो फाइनली आपके हाथ में एट द एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस रहेगा n+1, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उससे एक ज्यादा इक्वेशन। नेक्स्ट आपका काम है कि ये जो n+1 इक्वेशन आपने ऑब्टेन किया, इन सारी इक्वेशंस के मदद से एक नया इक्वेशन बनाओ और नए इक्वेशन का ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए कि उस नए इक्वेशन में एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं हो, प्लस वो नया इक्वेशन ऐसा नहीं कि भगवान के घर से कुछ भी उठा के लिख दो। वो क्या है कि ऑब्टेन्ड इक्वेशंस के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कंपैरिजन, ये सब कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स लीगल इलीगल काम नहीं कर सकते कि बस यहाँ से ऐसे मिटा दिया, कुछ भी लिख दिया। जो इक्वेशंस ऑब्टेन्ड है उनको कोई तरीके से आपस में भिड़ाओ, कभी रिप्लेसमेंट से काम बनेगा, कभी कंपैरिजन से काम बनेगा, कभी कोई चीज से, कभी डिवीजन से, कभी मल्टीप्लिकेशन से, कुछ भी करो उनके बीच में। लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए कि उन n+1 इक्वेशंस के मदद से एक नया इक्वेशन आपको मिलेगा, जिस नए इक्वेशन का प्रॉपर्टी होना चाहिए कि उसमें एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं। ऐसा जो इक्वेशन आपके हाथ लगेगा वही है आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है? और एक बात, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये जो n+1 इक्वेशन आपने ऑब्टेन किया सब कोई रोल प्ले करेगा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आउट ऑफ दोज n+1 इक्वेशन एक दो इक्वेशन का कोई काम ही नहीं हुआ, बिना उनके काम आए ही हमको आंसर मिल गया। हमारा मेन एम है इनके मदद से एक नया इक्वेशन ऑब्टेन करना जिसमें एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं हो। अब वो ऑब्टेन करने के लिए कोई भी टाइप का मैथमेटिक्स जो आप जानते हैं उसको लगाइए। लगाने के बाद में बस आंसर में ऐसा होना चाहिए कि इक्वेशन हो, इक्वेशन में एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं हो। ये ऑब्टेन आप कर सकते हैं n+1 इक्वेशन की मदद से। कुछ कुछ क्वेश्चन में सारा इक्वेशन रोल प्ले नहीं भी कर सकता, कुछ कुछ इक्वेशन काम आएगा, कुछ कुछ काम नहीं आएगा। बात आया समझ? एक दो एग्जाम्पल बोर्ड पे देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इक्वेशन क्या चूज करोगे? y इज इक्वल टू, कोई समस्या तो नहीं है इसके अंदर। आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, तो डिफरेंशिएट कितना बार करना अलाउड होगा? एक बार। मान लो कि ठीक है ये 1 हो गया, एक बार अपन ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, क्या हो जाएगा बताओ? dy/dx इज इक्वल टू m। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या इससे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अब आपको इन दोनों के मदद से एक इक्वेशन चाहिए जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। सोचो क्या करोगे? m का वैल्यू बिठा दो उसके अंदर, क्या हो जाएगा सोचो? y इज इक्वल टू dy/dx इंटू x, यही है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आया बात समझ कि नहीं आया समझ? अब ये तो बहुत ही सिंपल सिचुएशन मैंने ली है, लेकिन बाकी सिचुएशन क्या कि कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा ज्यादा होगा। क्लियर है? 100%। देखिए एग्जांपल और लो। मान लो कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगर खाली बोल दे, सर ओरिजिन फोरिजिन कुछ नहीं बोले, तो क्या होगा? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इस बार नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है? 2। डिफरेंशिएट कितने बार करोगे? क्या क्या होगा सोचो तो? dy/dx इज इक्वल टू m, फिर क्या आंसर होगा? d2y/dx² इक्वल टू 0, क्योंकि वो वाले इक्वेशन में आप देखो एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो इलीगल है, कंप्लीटली लीगल काम किया आपने सारा का सारा। और ये वाले इक्वेशन में मैं देख रहा हूं कि ये एक ऐसा इक्वेशन है जो इनके मदद से आया है और इसमें एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे यही हमारा डायरेक्टली आंसर बन जाएगा।
प्रोसीजर समझ में आया आप लोग को? दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करोगे? इक्वेशन चुनोगे, और इक्वेशन के अंदर में क्या क्या होना चाहिए? जनरलाइजेशन मेंटेन होना चाहिए, और नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कोशिश करना कि मिनिमम से मिनिमम रहे। सेकंड काम, जितना नहीं, पहले आर्बिट्री कांस्टेंट का आइडेंटिफिकेशन मैं लिखा दूंगा सारा का सारा। सेकंड काम क्या है बताओ? आर्बिट्री कांस्टेंट का आइडेंटिफिकेशन। थर्ड काम, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट एग्जैक्टली उतना बार डिफरेंशिएट, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट था उससे एक ज्यादा इक्वेशन मिलेगा। लास्ट काम सबसे क्रूशियल है, ये अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग ढंग से करेंगे अपन, कि सारे ऑब्टेन्ड इक्वेशंस के मदद से अपन एक नया इक्वेशन खड़ा करेंगे जिसमें एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं हो। बस वो जो निकलेगा वही है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखो स्टेप वन, चूज algebraic equation having generalization and minimum number of arbitrary constant. Step 2, identify the arbitrary constants. Step number 3, differentiate as many times as the number of arbitrary constants. Differentiate as many times as the number of arbitrary constants. Step 4, now by the help of the obtained equations, try to find a new equation which does not contain any arbitrary constant. Full stop. इसमें एक लाइन और लिखो, for doing this you can use anything which is mathematically valid. You can use anything which is mathematically valid. Full stop. अच्छा नेक्स्ट एक बार मेरे तरफ देखो, अगर सपोज करो किसी एक इक्वेशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, उसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना देख रहे हो? दो। किसी में एक होने से डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एक। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अपन किसी भी स्टैंडर्ड कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन खोज रहे हैं जिसमें n नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो रूल बोलता है कि n टाइम डिफरेंशिएट करो। n टाइम डिफरेंशिएट करते करते अपन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वो कितना तक पहुंचा देंगे? n तक। इसीलिए रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमेशा कितना निकल के आएगा? n। लिखो इन केस ऑफ रिमार्क लिखना, ये रिमार्क, इन केस ऑफ differential equation of standard curve, in case of differential equation of standard curve, order of DE equal to number of arbitrary constant, order of differential equation is equal to number of arbitrary constant present in the algebraic equation. Number of arbitrary constant present in the algebraic equation. इस पे कई बार क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of the following family of curves.
फॉलोइंग फैमिली ऑफ कर्व्स। लिखो नंबर 1 फैमिली ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, फैमिली ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक बार मेरे तरफ देखो, इस चैप्टर में ना समस्या बहुत है। समस्या इसलिए बहुत है क्योंकि इसमें आपको ऐसे स्टेटमेंट में दिया हुआ रहेगा फैमिली ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये फैमिली y इक्वल टू mx से रिप्रेजेंट होता है। यदि वो मालूम नहीं रहेगा सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, जितना भी इक्वेशन वगैरह है सबको अच्छे से रट लेना कि किसका इक्वेशन क्या होता है क्या नहीं होता। लिखो सोल्यूशन, दिस फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय लिखो y इज इक्वल टू mx is represented by y is equal to mx, इक्वेशन 1। फिर नीचे लिखो dbs, उसके नीचे dy dx इक्वल टू m, इक्वेशन 2। फिर लिखो यूजिंग 2 in 1 we get y is equal to dy dx into x, comma, which is the required differential equation, Next लिखो family of straight lines, नहीं, फिक्स कांस्टेंट अगर मेंशन किया हुआ कि ऐसे तो जब जनरली बोलेगा तब तो अपन फिक्स कांस्टेंट खुद से थोड़े बोलेंगे। ये बोल भी सकते हैं, मान लो कि वो बोलता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, तो ऑटोमेटिकली 0 0 फिक्स ले लिए। अब 0 0 जब फिक्स लिए तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना मान के चलोगे, 1 कि आर ही खाली आर्बिट्री कांस्टेंट है, फिक्स के लिए डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। हाँ नेक्स्ट लिखो, क्या लिखे, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। लिखो दिस फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय नीचे लिखना y इज इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा वैसे नियम के हिसाब से मार्क करते जाओ, हालांकि काम नहीं आएगा, बट मन में ना एक नियम बना लो कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे हर पैटर्न को एक एक इक्वेशन मार्क करते जाएंगे। मार्क करो 1, फिर नीचे लिखो dbs, तो dy dx इक्वल टू m 2, मतलब इक्वेशन 2, फिर से dbs d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। अब नीचे लिखो 3 implies d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंस ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, इसलिए यही d बन जाएगा। लिखो कॉमा विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, चलो ठीक है आज के लिए इतना ही।